नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हम फिर हाजिर है धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी, आपको मिलेगी। अभी अभी में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, हर शहर का ताजा तरीन हाल नॉन स्टॉप आप तक पहुंचेगा। आज खबरों में बात करेंगे दिल्ली में दंगों में अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन को फांसी होगी या उम्र कैद। यूपी से हरियाणा तक कैसे हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। गोरखपुर में कैसे ढेर हुआ बीएसपी नेता का हत्यारा। 1 लाख का इनामी बदमाश। मुस्तफिजुल रहमान पंजाब में कहां अकाली नेता पर चली गोलियां। प्रयागराज में कैसे भूमाफिया ने 83 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने के लिए पूरा रिकॉर्ड ही बदलवा दिया। ईरान के 6 शहरों पर कैसे अमेरिका ने बोले ताबड़तोड़ हमले और ट्रंप क्यों कर रहे हैं होर्मुज से 20% की वसूली की बात। योगी के राज में माफिया यमराज से परेशान है। माफिया कोई भी हो, गुंडा कोई भी हो, माफिया कितना भी शातिर हो, योगी की पुलिस उसका हिसाब कर ही देती है। गोरखपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर को गोरखपुर में ढेर कर दिया गया है। मुस्तफिजुल रहमान नाम का 1 लाख का इनामी बदमाश का यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मुस्तफिजुल बीएसपी नेता कमालुद्दीन हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। यूपी और महाराष्ट्र में उस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो ट्रेन से भागने की फिराक में था, तभी खोराबार थाना इलाके में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसको घेर लिया। शातिर मुस्तफिजुल ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुस्तफिजुल मारा गया। 2021 में उसने बीएसपी नेता कमालुद्दीन की हत्या की थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। यूपी और महाराष्ट्र की पुलिस के लिए वो सिरदर्द बना हुआ था। 2024 में मुस्तफिजुल महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तो मुस्तफिजुल पर जितने ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, उसके बाद लगातार उसकी तलाश थी। 1 लाख का इनामी बदमाश था और गोरखपुर में उसका एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ और पुलिस ने पूरी प्लानिंग करके ये एनकाउंटर किया है और अब मुस्तफिजुल का पूरा हिसाब कर दिया गया है। 10 से ज्यादा संगीन केस उस पर दर्ज थे। महाराष्ट्र में भी उस पर मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद लगातार पुलिस को उसकी तलाश थी और बीएसपी नेता की हत्या करने के बाद से वो फरार था। चलती ट्रेन से वो कूदकर भागा और पुलिस कस्टडी से भी वो फरार था और एसटीएफ ने 2 गोलियां मारी और 2 गोलियों में वो ढेर हो गया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, ये एनकाउंटर कैसे मुमकिन हुआ, डिटेल बताइए। हुसैन, देर रात पुलिस को और यूपी एसटीएफ को, जो कि लगातार मुस्तफिजुल रहमान की जो तलाश है उसको कर रही थी और पिछले काफ़ी लंबे समय से ये न सिर्फ फरार चल रहा था, बल्कि कई सारी रंगदारी की घटनाओं को, हत्याओं की घटनाओं को और इसके अलावा जान से मारने की जो कोशिश होती है, इस तरीके के मामले मुस्तफिजुल के ऊपर न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि महाराष्ट्र में भी चल रहे थे। और इसी को देखते हुए 1 लाख का इनामी अपराधी था और इसके जो सीधे कनेक्शन बताए जा रहे हैं वो माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग से बताए जा रहे हैं। पुराना ये माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी रहा है और यूपी एसटीएफ को देर रात ये जानकारी मिली कि कुशीनगर और गोरखपुर का जो बॉर्डर है उस इलाके में मुस्तफिजुल रहमान की लोकेशन है। फौरन लोकल पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद जब मुस्तफिजुल ने ये देख लिया कि एसटीएफ ने उसको घेर लिया है और उसके बाद उसने वहां से न सिर्फ भागने की कोशिश की बल्कि रिटेलिएशन में पुलिस के ऊपर गोलीबारी भी शुरू कर दी। जिसके बाद यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई थी उसमें मुस्तफिजुल घायल होता है, उसको गोली लगती है, उसको नजदीक के सरकारी अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसको इलाज के दौरान मृत घोषित करते हैं। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका मुस्तफिजुल रहमान कल रात में एसटीएफ और संयुक्त पुलिस की जो कार्रवाई थी उसमें ढेर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से संगीन अपराधों का उसके ऊपर सिलसिला था, जिस तरीके से संगीन अपराधों में उसकी संलिप्तता थी, वो ये बताती है कि वो किस तरीके का ड्रेडेड क्रिमिनल था, किस तरीके से वो सरदर्द बना हुआ था पूर्वांचल पुलिस के लिए, इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस के लिए। लेकिन कल रात में उसके गुनाहों का हिसाब किताब जो है वो फिलहाल पूरा कर लिया गया है और इस पूरे एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बसपा नेता की हत्या के बाद ये फरार हुआ था, ट्रेन की कस्टडी से भाग करके फरार हुआ था, पुलिस कस्टडी से भाग करके फरार हुआ था। तो ऐसे में इसके ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो बेहद संगीन थे और इसीलिए कल जब रात में उसको देखा
नाकेबंदी पुलिस ने की तो उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाकर के भागने की कोशिश की, जिसके जवाबी फायरिंग में मुस्तफिल रहमान मारा गया और एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराने में। विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार इसने भागने की कोशिश भी की, कई इस पर संगीन धाराएं थी, कई इस पर संगीन मुकदमे दर्ज किए गए थे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी इस पर कई मुकदमे थे। महाराष्ट्र में को लेकर क्या क्या जानकारी है, इस पर क्या क्या आरोप वहां पर लगे? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में भी ये कई सारे जो वहाँ के लोकल गिरोह हैं उनके साथ मिलकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। पेशेवर चूंकि अपराधी था, उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, पुलिस लगातार उसकी यहाँ पर तलाश कर रही थी, इसीलिए उसने सेफ हाइडआउट के तौर पर न सिर्फ महाराष्ट्र का इस्तेमाल किया बल्कि जब उसको ये लगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पहुंच से वो दूर चला गया है, 7 समुंदर पार चला गया है, तब वहां भी इसने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें हत्या बिल्कुल अब यूपी पुलिस और एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है और जिस तरीके से लगातार फरार चल रहा था, 1 लाख का इस पर इनाम था और उसके बाद अब इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में बदमाश हो या गौ तस्कर, चौधे हो या चोर बदमाश, हर किसी का बारी बारी से हिसाब हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। यूपी के कन्नौज में भी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर बर्नका का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बर्नका गौकशी के केस में पहले से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर ने उसकी लोकेशन का पता दिया था। लोकेशन मिलने के बाद बाकायदा उसे घेर लिया गया, एनकाउंटर किया गया। बहाड़पुर मोड़ के पास बड़नका को पुलिस की टीम ने घेर लिया था और वहीं पर उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। मुखबिर से सूचना मिली, पक्की सूचना थी कि ये वहापुर गांव की तरफ दिखा है, जिस पर इनकी टीम वहां पे जब घेराबंदी की तो एक व्यक्ति उधर से आता दिखाई दिया। जब इनको टीम के द्वारा जब उसको रुकने का कहा गया और तो भागने लगा और वो झाड़ियों की तरफ जाकर फिर पुलिस को लक्ष्य करके गोली चलाया। उसकी तरफ से उसने 2 फायर किए और पुलिस ने अपनी आत्मरक्षार्थ जो जवाबी फायर किया उसमें उसको गोली लगी है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और अब हरियाणा की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कैसे एक्शन ले रही है वो भी आपको बताते हैं। पहले गुरुग्राम में 4 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें 3 बदमाश रवि, सतबीर और पवन के पैर में गोली लगी, जबकि चौथे बदमाश प्रवीण को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने 9 जुलाई को हथियार की नोक पर एक ज्वेलर से सरेआम 4 लाख रुपए की लूट की थी। लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ इनाम घोषित किया था और उसी के बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश में थी। गुरुग्राम की तरह यहां भी एनकाउंटर में कोई बदमाश ढेर तो नहीं हुआ, लेकिन यहां भी करीब 16 राउंड फायर हुआ। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उन पर फायरिंग की, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से पुलिस की टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने पहले भी यमुनानगर में वारदात करी थी आज दूर एरिया में, तो हमारे सीआईसी टीम से जो हमारी अदर थाना की टीम से उन्होंने अपना चेकिंग वगैरह पेट्रोलिंग शुरू करी। भागोर एरिया में सीआईसी की टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें टोटल 4 युवक थे, जिनमें 3 क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी और एक को राउंड अप करा गया। इन्होंने हमारी टीम के ऊपर भी फायर फोन करा था। लकीली बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से उनका बचाव हो गया। हमारे भी 2 मुलाजिमों के ऊपर उनकी बीपी जैकेट्स में गोली लगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर आ रही है? लगातार पुलिस इनकी तलाश तो कर रही थी, ज्वेलर से लूटपाट के बाद ये फरार थे। देखिए, बिल्कुल, दरअसल यमुनानगर पुलिस ने इससे पहले 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके नाम संदीप और नीरज हैं। दरअसल इन दोनों को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके जो 4 साथी हैं वो भी उनके साथ थे और इनके ऊपर पहले से लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिसके बाद इन्होंने 9 तारीख को यमुनानगर में ही एक ज्वेलर के साथ लूट को अंजाम दिया, जिसमें 4 लाख रुपए की लूट हुई और पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। उसके बाद यमुनानगर पुलिस लगातार इनको
ट्रैप कर रही थी। इन पर इनाम भी घोषित किया हुआ था जब लेकिन लास्ट लोकेशन इनकी मिली और पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी मिली कि ये यमुनानगर में एक और वारदात को अंजाम देने के लिए एक लोकेशन पर आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम को देखा, इन्होंने पुलिस पार्टी को देखा तो पुलिस टीम के ऊपर इन्होंने बंदूक की गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए यमुनानगर पुलिस ने भी जो है कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई और 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि जो परवीन है उसको मौके से गिरफ्तार किया। बाकी तीनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसके बाद वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें दोनों तरफ से तकरीबन 15 से ज्यादा गोलियां चली हैं और आपको बताएं कि पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी जो है बदमाशों की गोली लगी है। लेकिन राहत की बात, गनीमत की बात यह रही कि कोई पुलिसकर्मी इस पूरी एनकाउंटर में घायल नहीं हुआ है। लेकिन यमुनानगर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि 9 तारीख को जिस तरीके से यमुनानगर में सरेआम एक ज्वेलर से लूट को अंजाम दिया जाता है और उसके महज 3 से 4 दिन बाद जो है ये पूरा एनकाउंटर कंडक्ट किया जाता है और जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लेती है पुलिस। जी बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से पुलिस को एक कामयाबी मिली है और लगातार पुलिस इनकी खोज तो कर ही रही थी और जिस तरीके से ट्रेस करके इनको यमुनानगर में पकड़ा गया, इनका एनकाउंटर हुआ है, ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली दंगा मामले से जुड़ी ताहिर हुसैन की सजा को लेकर 16 जुलाई को बहस होगी। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हत्या और आपराधिक साजिश के दोषी पाए गए। उनके 4 और साथी नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी ठहराया गया है। सवाल यह है कि ताहिर और उसकी दंगा ब्रिगेड को उम्र कैद होगी या फिर फांसी। 25 फरवरी 2025 को अंकित शर्मा की दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 26 फरवरी को उनका शव जो है एक नाले में मिला था और इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 5 को दोषी करार दिया अदालत ने, जबकि 6 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। फैसला आने के बाद इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कल जब ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया तब वो कोर्ट में रोने लगा। बाहर निकलते वक्त उसने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली दंगों को लेकर लगातार ताहिर हुसैन हमेशा से विवादों के घेरे में रहा। पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके बाद से लगातार उस पर मुकदमा चल रहा था। इसके साथ साथ उसके साथ कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर की हत्या के मामले में अब ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है और अब यह फैसला होगा कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद होगी या फिर फांसी। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। ताहिर एंड ब्रिगेड का हिसाब हो चुका है। 2020 के गुनाह की सजा 2026 में हुई। समझिए ये केस क्या था। 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में CAA के खिलाफ दंगा भड़का। इसी दौरान 25 फरवरी को IB ऑफिसर अंकित की हत्या कर दी गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके में अंकित की हत्या हुई थी और अगले दिन उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जानकारी सामने आई थी कि अंकित शर्मा की बॉडी पर लगभग 51 वार किए गए थे। चेहरे पर, पीठ पर, कमर पर, पेट पर अलग अलग तरीके से चाकू से उसको स्टैब किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से ये हत्या की गई उसके बाद ही ताहिर हुसैन पर ये पूरा मुकदमा चला है। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, CAA को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी प्रोटेस्ट में IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी और उसके बाद ताहिर हुसैन पर यह पूरा मुकदमा चला, क्योंकि जिस जगह पर अंकित शर्मा का घर था उससे कुछ ही दूरी पर ताहिर हुसैन का भी घर था, सबसे ऊंचा घर उस इलाके में। और ताहिर हुसैन के छत से जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी और इसके साथ साथ ताहिर हुसैन के घर से काफी तरह का आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ताहिर अगर कपिल होता तो जेल के बाहर होता। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना। कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा? कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने,
और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, तो तब देखेंगे। मैं तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो सुनाई दी, जो मैंने दिल्ली के अंदर महसूस की, वो आपको बताई। इधर ताहिर को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का खूनी चेहरा सबके सामने आ गया है। 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा IB ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषी कौन कौन हैं, ये भी आपको बताते हैं। ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस। ताहिर समेत कुल 11 आरोपी थे, लेकिन 6 लोगों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। तो ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। उसके साथ 4 और लोगों को, यानी कुल 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 2020 के अंकित शर्मा हत्याकांड के मामले में ताहिर, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस, ये 5 लोग हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि 25 फरवरी 2020 को आखिर हुआ क्या था। वो स्याह तारीख थी। अंकित शर्मा IB के सहायक के पद पर तैनात थे। चांदबाग इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अंकित शर्मा के कंट्रोल करने के दौरान उनका मर्डर हुआ था और धारदार हथियार से उन पर हमले किए गए थे। करीब 51 जख्म उनके शरीर पर थे और उनकी हत्या करने के बाद उनके शरीर को, उनकी डेड बॉडी को एक नाले में फेंक दिया गया था और अगले दिन नाले से ही डेड बॉडी रिकवर हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में जॉइंट CP क्राइम का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और IPC के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है? 16 तारीख को अब बहस होगी, फांसी या उम्र कैद की ये मांग की जाएगी परिवार की तरफ से, क्या जानकारी इस पर, इसको लेकर? और देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कल ही दोषी करार दिया गया है ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी, बल्कि 6 आरोपी हैं उनको बरी किया गया था। तो अब क्योंकि जब सजा पर सुनवाई होगी तो उसमें प्रोसिक्यूशन निश्चित रूप से बात कहेगा कि यह मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इसलिए ताहिर हुसैन समेत जो 5 आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। 2 ही सजा, क्योंकि दोषी करार दिया जा चुका है IPC 302 और बाकी IPC की धाराओं के तहत। हालांकि 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से जो है उसमें चार्ज फ्रेम दोषी करार नहीं दिया गया है ताहिर हुसैन को, लेकिन क्योंकि 302 IPC के तहत उसे दोषी करार दिया गया है तो निश्चित रूप से 2 ही सजा हो सकती है, या तो उसे उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा होगी। वहीं जो ताहिर हुसैन की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा, तो अब यही पक्ष रखा जाएगा कि उनकी उम्र काफी ज्यादा है और उनको जो है उम्र कैद की सजा दी जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। लेकिन प्रोसिक्यूशन, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, जो कि उस समय 2020 के अंदर स्पेशल कमिश्नर थे, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि इस पूरे मामले की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की गई और यही कारण है कि अब ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। तो अब जब कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सजा पर सुनवाई होगी तो प्रोसिक्यूशन निश्चित रूप से यह बात कहेगा कि यह मामला रेयर है, इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाए। तो अब पूरी नजर इसी बात के ऊपर है, क्योंकि दोषी करार ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दिया जा चुका है। कल हमने देखा कि कोर्ट में किस तरीके से वो रोने लगा था जब उसको दोषी करार दिया गया था। तो जब उसे सजा सुनाई जाएगी, हालांकि पहले सजा पर जो है वो पूरी बहस होगी, दोनों तरफ से बहस होगी, जिसमें प्रोसिक्यूशन और जो बचाव पक्ष है वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करने के बाद इसके ऊपर कड़कड़ुआ कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। तो मान के चलिए कि अभी 10 से 15 दिन और इस पूरे मामले के अंदर
अंदर लग सकते हैं जब ताहिर हुसैन समेत 5 तो आरोपी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की जिरह के बाद अब ये तय होगा कि क्या सजा होगी, क्या फांसी होगी या उम्र कैद होगी, या आने वाली 16 तारीख को तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी तक आपने जालसाजों के सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसे बेचने की खबरें सुनी है, लेकिन प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां जालसाजों ने पूरा पहाड़ी बेच डाला है। प्रयागराज में भूमाफियाओं ने एक बड़ा खेल किया। यहां पर राजस्व रिकॉर्ड में पहाड़ के तौर पर दर्ज करोड़ों रुपए की 83 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम ट्रांसफर किया, फिर इसे बेचकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लेखपाल की शिकायत के बाद एक निजी कंपनी के निदेशक समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन ने जांच के बाद जमीन खरीद को निरस्त कर वापस सरकारी खाते में डाल दिया। आरोपियों में पूर्व खाताधारक, जमीन के खरीदार और एक निजी कंपनी शामिल। प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र इलाके में यह सरकारी पहाड़ी भूमि है। यहाँ पर प्रशासन को अवैध रूप से प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत मिली थी और इसके बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान पाया गया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज सरकारी पहाड़ की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लॉट काटे जा रहे थे। इसके बाद लेखपाल ने लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्रवाई आगे जारी है। संबंधी अनियमितताओं के 2 बड़े मामलों में राजस्व विभाग की जांच के बाद उप जिलाधिकारी 12 प्रयागराज के आदेश के क्रम में पुलिस द्वारा सार्वजनिक पहाड़ की भूमि के राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने एवं भूमधरी जमीन पर फर्जीवाड़ा और कब्जा करके प्लॉटिंग कर बेच रहे AK ड्रीम के कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु कुशवाहा सहित 19 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध थाना लालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 70/26 एवं थाना शंकरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 41। विशाल प्रताप इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पूरा का पूरा सरकारी पहाड़ पहले निजी तौर पर ट्रांसफर किया गया, फिर बेच दिया गया, उस पर प्लॉटिंग हो रही थी, इसकी भनक कैसे लगी? दरअसल जो वहाँ के लेखपाल हैं प्राची सिंह, उन्होंने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, एक गुप्त शिकायत उनके पास आई थी कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम गलत तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है और उस ज़मीन पर करोड़ों रुपए की प्लॉटिंग की जा रही है। जिसके बाद जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तो पता लगा कि ये जो भूमि है ये दरअसल सरकारी है, ग्राम समाज की है और उसके बाद उसको गलत तरीके से लोगों के नाम ट्रांसफ़र किया गया है और उसके बाद बिल्डर उस पर बाकायदा लोगों के साथ मिलकर के बड़े तरीके से प्लॉटिंग कर रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले में लालपुर थाने में न सिर्फ एफआईआर पंजीकृत की गई है बिल्डर के खिलाफ, निदेशक के खिलाफ, बल्कि कर्मचारी जो उस पूरे कंपनी में काम कर रहे थे उनकी संख्या 19 बताई जा रही है, जो उस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे, जिन्होंने पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। तो कुल मिलाकर के अब ये ज़मीन है जो सामने आने के बाद, जांच सामने आने के बाद न सिर्फ सरकारी अभिलेखों में सरकार के नाम दोबारा दर्ज कर ली गई है, बल्कि जो बिल्डर जिस पूरे मामले में गोरख धंधे में इन्वॉल्व था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। और सरकार का और जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो जो पैसे इस पूरे मामले में लोगों से लिए गए हैं, न सिर्फ उनको वो पैसे वापस कराए जाएंगे, बल्कि इस पूरे मामले में अच्छी बात तो ये है इसमें विशाल की वक्त रहते ये सारा खेल खुल गया, वरना प्लॉटिंग के बाद लोग अपने मकानात बना लेते और उसके बाद बात खुलती तो लोगों की जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी जाया होती। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर पंजाब से, जहां मानसा जिले में अकाली दल नेता दलवीर सिंह उर्फ काला जवंदा पर हमला हुआ है। ये वारदात मनसा के बरेटा इलाके में। अज्ञात हमलावर ने अकाली दल के पूर्व जिला पार्षद सदस्य दलवीर सिंह पर उस वक्त फायरिंग की जब वो दुकान से अपने गांव लौट रहे थे। गोली उनके पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल दलवीर सिंह को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और हमलावर की तलाश जारी है। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के बीच अभी बड़ी खबर ईरान से आ रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर भयानक हमला किया। बंदर अब्बास, किश, जाज पर एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ईरान के सरवान में भी बमबारी की गई है। ईरान के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिका ने पिछले 5 घंटे में ईरान के
6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। हॉर्मुज से सटे इलाकों पर अमेरिका ज़बरदस्त हमलावर है। बंदरबास से केशम द्वीप तक कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। हॉर्मुज में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हॉर्मुज के पास यूएई के 2 ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल से हमला हुआ। इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई है जबकि कई लोग जख्मी हैं। इस बीच ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूलने की धमकी दी है। ट्रंप की इस धमकी के बाद कच्चे तेल के दाम में भयंकर उछाल आया है। हॉर्मुज में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। ईरान भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार अटैक कर रहा है। तो अमेरिका लगातार कोस्टल एरियाज को निशाना बना रहा है, जो ईरान का दक्षिण का हिस्सा है, जो हॉर्मुज से सटता है, जहां बंदर अब्बास, चाबहार, कोनार्क, केशम द्वीप, ये तमाम जो इलाके हैं जो दक्षिण का ईरान का हिस्सा है, जो पूरा समंदर से सटा हुआ हिस्सा है, जहां से वो हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। इस पूरे इलाके पर लगातार ताबड़तोड़ बमबारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो ईरान भी हमले का जवाब लगातार दे रहा है। अमेरिका के तमाम एसेट्स को टारगेट कर रहा है, चाहे वो बहरीन में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, ओमान में हो या फिर यूएई और सऊदी अरब में। फिलहाल जो है वो सऊदी अरब पर अभी ताज़ा कोई हमला नहीं किया गया, लेकिन जॉर्डन में जो हैंगर थे अमेरिका के F-35 और MQ-9 ड्रोन के, उनको तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रडार से जहाज तक सब कुछ तबाह हो गया है। यहां तक कि कोई लीडरशिप भी अब बाकी नहीं बची ईरान में और ईरान बैकफुट पर है। गुस्से में लाल पीले ट्रंप ईरान पर मारे धुआंधार बम। लगातार तीसरी रात मिसाइलों से थर्राया ईरान। हॉर्मुज से खाड़ी देशों तक ड्रोन, मिसाइल, बारूद, बम। हॉर्मुज की नाकेबंदी, तेल गैस की दिक्कत बढ़ेगी। क्या आज की रात ट्रंप करेंगे सबसे बड़ा प्रहार? उधर ईरान की तरफ से भी भयंकर पलटवार हो रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर फिर से अटैक किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर भयंकर बमबारी की है। तो वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भी ईरान ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। खबर है कि ईरान के मिसाइल अटैक में 2 कार्गो शिप्स को भी नुकसान हुआ है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास उसके 2 तेल टैंकर्स पर ईरान की 2 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। मोम्बासा नाम के टैंकर पर हुए इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। तो इस तरीके से लगातार ईरान पर अटैक हो रहे हैं। अब ईरान भी पलटवार कर रहा है, वो भी चुप नहीं बैठ रहा है। और जिस तरीके से जॉर्डन में अटैक हुआ, खासतौर पर जिस मोम्बासा शिप पर अटैक हुआ, उसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई। तो मध्य पूर्व में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ट्रंप ने कल ही दावा किया था कि हॉर्मुज पर अब उनका पूरी तरह से कंट्रोल है, ईरान का कंट्रोल खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस दावे के बावजूद और ये भी कहा कि अब वहां से सभी जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही होगी और ओमान की वाटर से गुजरते वक्त इसी बीच यूएई के शिप्स पर हमला हुआ है और ईरान ने इन 2 कार्गो शिप्स को, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। मतलब ये कि अभी ये रास्ता सुरक्षित नहीं है और लगातार बिगड़ते हालात के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप ने यह कहा है कि अब इस रूट से गुजरने वाले जहाज़ों पर
20% टैक्स लगाया जाएगा, मतलब 20% टोल वसूलेंगे ट्रंप। और इसके बाद भी बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। तो ये जो कच्चे तेल के दाम है ये $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गए थे जब युद्ध अपने पीक पे था। और जिस तरीके से ये पीस डील साइन हुई है और इस पीस डील के बाद ये कच्चे तेल के दाम लगभग $70 प्रति बैरल पर आ गए थे। अब उनमें फिर से उछाल देखा जा रहा है, $79 के पार हो गया है। और अगर इस तरीके से ही ये रिस्ट्रिक्शंस चलती रही, होर्मुज़ से अगर जहाज़ों के सिलसिला गुजरने का सिलसिला अगर नहीं चला तो फिर तेल के दाम और बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ख़ास तौर पर ऑयल, फ्यूल, इन सब के दाम बढ़ेंगे और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि होर्मुज़ पर उनका पूरी तरह कब्जा है, 20% टोल उनकी तरफ से वसूला जाएगा, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में होर्मुज़ पर सिचुएशन किस तरीके से होती है। क्योंकि ईरान ये लगातार दावा करता है कि होर्मुज़ पर उसका कब्जा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि होर्मुज़ पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा। और इस जंग के बीच ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और उनके पूरे इलाके पर कब्जा करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सेना को खत्म कर दिया गया है, उनकी बची कुची क्षमता को भी जल्द खत्म कर देंगे। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई हो रही है और इस बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर ब्लॉकेड लगा दिया है। आज से ईरान की समुद्री नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। तो उधर ईरान ने कहा कि वो होर्मुज़ से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगा। ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने सभी न्यूट्रल जहाजों को ये चेतावनी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वे इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अमेरिका की होगी। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज़ स्ट्रेट करार दे दिया है। तो ये लड़ाई लगातार होर्मुज़ को लेकर शुरू हो गई है और होर्मुज़ पर जिस तरीके से अमेरिका ने कहा है कि वो नाकेबंदी लगा रहा है और उसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि वो किसी भी जहाज को वहां से गुजरने नहीं देगा। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जो भी न्यूट्रल जहाज हैं, यानी कि ईरान के जो जहाज नहीं है, बाकी सभी जहाज वहां से वक्त रहते निकल जाएं। तो आज से फिर होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने का, टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब हॉर्मुज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है, इसीलिए इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूला जाएगा। उनके मुताबिक ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी करारा पलटवार किया है। ईरान ने कहा कि होर्मुज़ पर अमेरिका का दखल कतई मंजूर नहीं। ईरान पहले भी होर्मुज़ का गार्जियन था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान की इजाजत के बिना किसी कारोबारी जहाज या फिर तेल टैंकर की आवाजाही में दखल दिया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज़ पर अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। तो उधर अमेरिका दावा कर रहा है कि हॉर्मुज़ पर अब उसका कंट्रोल है और अमेरिका कह रहा है कि हम पूरे इलाके पर अब कब्जा करेंगे। तो लगातार जंग तेज होती जा रही है। जुलाई की 6 तारीख को जब ओमान के पानी की तरफ से अमेरिका ने कुछ जहाज़ों को निकालने की कोशिश की, जबकि MOU के पॉइंट 5 में साफ ये दर्ज किया था, दोनों देशों ने उस पर दस्तखत किए थे कि हॉर्मुज़ से सभी जहाज़ ईरान के अरेंजमेंट से उसके साथ कोऑर्डिनेट करके गुजरेंगे। और इस बीच जो ओमान के तट से जो एक रास्ता निकालने की कोशिश अमेरिका ने की, जिसके बाद से ये जंग भड़की है और अब लगातार ये जंग और तेज होती चली जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जल रही जंग अब एक नया मोर्चा खुल गया है। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने यमन के सना एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की, जिसके जवाब में विद्रोहियों
हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। सोमवार को यमन के सना एयरपोर्ट पर कई धमाके हुए। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के सैटेलाइट न्यूज चैनल अल मसीरा टीवी ने सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों और धमाकों के फुटेज भी दिखाए। हालांकि यमन की सरकार की तरफ से कहा गया कि यह हमला ईरान के एक विमान को सना एयरपोर्ट पर न उतरने देने के लिए किया गया। मतलब वो विमान जो ईरान का था, पैसेंजर विमान था, वो लैंड न कर पाए, इसलिए हमला किया गया। और सऊदी अरब की तरफ से अब तक इस एयर स्ट्राइक को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उसने ना तो इनकार किया है, ना ही कबूल किया है। और लेकिन एयरपोर्ट पर सना के हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें यमन के टेलीविजन ने भी दिखाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यमन का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर ये बमबारी की है। और हूती ने आरोप लगाया कि ये हमला जो है वो सऊदी अरब की तरफ से किया गया, चूँकि एक पैसेंजर विमान महान एयर का, जो ईरान का पैसेंजर विमान है, वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले हमला हुआ। हालांकि उसके बाद वो यमन के दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लेकिन इस हमले के बाद यमन के अंसारुल्लाह ने सीधी धमकी दी थी कि वो इसका जवाब सऊदी अरब को ज़रूर देंगे। और इसके बाद सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिस एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, वहां पर जो विमान लैंड करने वाला था, उसमें वो हूती विद्रोहियों का जनप्रतिनिधिमंडल था, जो कि ईरान गया था आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और वो वहां पर लैंड करने वाला था। उससे पहले ही यह अटैक हुआ। हालांकि उसके बाद हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद वहां पर सिचुएशन किस तरीके की हो गई, साफ तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी इस पर कोई भी बयान नहीं आया। इसके बाद सुरक्षा परिषद की आपात मीटिंग बुलाई गई है। इस हमले के बाद एक नया फ्रंट खुलने का अंदेशा खाड़ी देशों के बीच दिखाई दे रहा है। हूती उस इलाके पर काबिज हैं जहां से बाबल मंदब कंट्रोल हो सकता है। और हमने पिछले के वक्त में देखा है कि हूती जो है वो बाबल मंदब को जब चाहे वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसे यहाँ पर ब्लॉकेड लगा सकते हैं। और ये स्थिति दुनिया बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी। और इसी वजह से एक आपात मीटिंग इस वक्त बुलाई गई है। यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये मिसाइल हमला किया गया। और उसके बाद जो पैसेंजर विमान था हूती डेलीगेशन का, जो ईरान से आ रहा था, वो इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। उसे अल हुदैदा एयरपोर्ट पर उतारा गया। लेकिन उसके बाद यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध ने करवट ले ली है। हालत यह है कि दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और ईरान के जंग के बीच रूस की एंट्री हो गई है। जो रूस अब तक ईरान को सिर्फ बयानों से सपोर्ट करता था, अब उसने तेहरान में अपने एक स्पेशल विमान को उतारा, जिसका नाम Tu-214 PU कमांड विमान भेजा गया है। रूस के इस कदम के बाद हलचल दुनिया भर में और तेज हो गई है। इस कदम को रूस और ईरान के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का एक संकेत माना जा रहा है। रूस के इस विमान को प्रलय विमान कहा जाता है, इसे डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। ये विमान कोई सामान्य सा पैसेंजर प्लेन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में उड़ता हुआ एक किला है। Tu-214 PU रूस का एक स्पेशल एयरबोर्न कमांड पोस्ट विमान है, जो युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सुरक्षित संचार नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम, आधुनिक कमांड उपकरण लगाए गए हैं। इसके जरिए हवा में ही जो फैसले लिए जा सकते हैं, जिसके जरिए किसी भी देश की बर्बादी तय की जा सकती है। ये सीधे देश में मौजूद कमांड सेंटर से जुड़ा रह सकता है। ये करीब 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है और लगभग 6500 किलोमीटर तक बिना रुके अपने सफ़र को अंजाम दे सकता है। तो ये ख़ास विमान ईरान पहुंचा है और इस विमान के ईरान पहुंचने के बाद दुनिया भर की निगाहें अब ईरान पर टिकी हैं, उस रिश्ते पर टिकी हैं जो ईरान और रशिया के बीच है। तो प्रलय विमान इसे कहा जा रहा है और इसकी खासियत बता रहे हैं कि किस तरीके से इस विमान में कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं और ये अपने आप में उड़ता हुआ एक कमांड पोस्ट है। मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बाद एक बार फिर से तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। आज भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमत पिछले 4 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई।
अमेरिका ईरान के बीच 17 जून को युद्ध विराम होने के बाद कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल से गिरकर सीधे $71 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ईरान और अमेरिका के बीच नई सैन्य कार्रवाई से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध के दौरान हुए खर्च का नुकसान वो खाड़ी देशों से वसूलेंगे। सऊदी अरब, कतर और यूएई से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हमारी सुरक्षा देने की कीमत हमें वापस मिले। युद्ध में हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पिंक बूथ पर फरियाद मांगने पहुंचे एक युवक को इंसाफ के बदले मौत मिली। पिंक बूथ के शीशे के दरवाजे से लगकर इस युवक की हाथ की नसें कट गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। मामला संजय नगर का है, जहां 22 साल के राजकुमार का ऑटो चालक से किराए को लेकर विवाद हुआ था। परिवार का कहना है कि विवाद बढ़ने पर वो संजय नगर सेक्टर 23 पिंक बूथ पहुंचा। पिंक बूथ के मेन गेट बंद होने के कारण राजकुमार दूसरे रास्ते से परिसर में पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। जब पिंक बूथ का गेट नहीं खुला तो घबराहट में उसने दरवाजे के शीशे पर अपने दोनों हाथ दे मारे। शीशा टूटते ही कांच उसके हाथों में घुस गया, नसें कट गईं। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाने में बहुत देर की, जिसकी वजह से राजकुमार की जान चली गई। इस पूरे मामले में पुलिस का संवेदनहीन रवैया सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि राजकुमार जब मदद मांगने पहुंचा था उस वक्त वो नशे की हालत में था। हमारे संवाददाता जुबैर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुबैर, पूरा मामला क्या है, जरा डिटेल में बताइए। क्या मामला था और इतनी आसानी से कैसे एक व्यक्ति की जान चली गई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रविवार दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास की घटना है। और जो ये राजकुमार नाम का जो युवक है, ये एक ऑटो में बैठता है। मधुबन बाबूधाम थाना क्षेत्र पड़ता है उसका, जो संजय नगर सेक्टर 23 इलाका है। वहां पर पैसे के लेन देन को लेकर इसका ऑटो चालक से विवाद होता है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ऑटो चालक इसको पीटने के लिए दौड़ता है। तो ये अपनी जान बचाने के लिए पास में ही एक पिंक बूथ पुलिस चौकी है, वहां पर जाता है। लेकिन जो पिंक बूथ है, मैं आपको बता दूं कि पिंक बूथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मिशन शक्ति प्रोग्राम पूरे यूपी में चलाया जा रहा है, उसके तहत ये बनाए गए हैं। और इन पे जितना भी स्टाफ होता है वो महिला होती है। सिर्फ गाड़ी का ड्राइवर है जो पुरुष होता है, उसके अलावा तमाम जो यहाँ पर तैनाती होती है महिलाओं की होती है। तो ये जो राजकुमार था, ये जान बचाने के लिए पिंक बूथ पर पहुंचा। तो इसको देखकर जो महिला पुलिसकर्मी अंदर बैठी हुई थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। राजकुमार, हैरानी ये है कि उसका हाथ कट गया था जुबैर, उसका खून बह रहा था। अगर उसे मदद वक्त पे की गई होती तो उसकी जान बहरहाल बचाई जा सकती थी। बहुत शुक्रिया जुबैर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां एक टूरिस्ट फैमिली पर हमला हुआ। टूरिस्ट फैमिली ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। 15 किलोमीटर तक पीड़ित परिवार का कार से पीछा भी किया। ये लोग भावली डैम घूमने गए थे और तभी वहां मौजूद कुछ पंचोलों ने छेड़छाड़ की, विरोध किया तो मारपीट की गई और गाड़ी में तोड़फोड़ तक की गई। किसी तरीके से जान बचाकर पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और इगतपुरी थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टूरिस्ट स्पॉट पर यह दबंगई हुई, लेकिन वहां एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। 15 किलोमीटर तक पीड़ित परिवार का पीछा किया गया। रास्ते में क्या किसी भी ट्रैफिक पुलिस की नजर उन पर नहीं पड़ी?